ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। स्वागत है आपका मनी 9 के स्पेशल शो मनी सेंट्रल में। आज के मनी सेंट्रल को आप रशिया सेंट्रल कह सकते हैं, यूक्रेन सेंट्रल कह सकते हैं, और ऐसा क्यों कह सकते हैं ये आपको बताएंगे अंशुमान जी, जो जुड़ गए हैं मेरे साथ स्टूडियो में। सर, आज का मनी सेंट्रल कैसे रशिया और यूक्रेन सेंट्रल है? आज का मनी सेंट्रल रशिया और यूक्रेन सेंट्रल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ आपके उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो कल रात से भारतीय समय के अनुसार 3 बजे के बाद से पूरे देश और पूरी दुनिया के दिमाग में उमड़ रहे हैं। पहला सवाल ये कि अगर प्रतिबंध लगते हैं रूस पर तो वो कैसे प्रतिबंध होंगे। दूसरा सवाल ये कि उन प्रतिबंधों का रूस सामना कैसे करेगा। तीसरा सवाल ये कि उन प्रतिबंधों से किसे ज़्यादा नुकसान होगा, प्रतिबंध लगाने वालों को या प्रतिबंध पाने वालों को। और सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया के शेयर बाजार पिघल रहे हैं। आज जब हम इस मनी सेंट्रल को शूट कर रहे हैं उस समय तक $96 पर बैरल के आसपास तेल है, $110 के रेट्स कोट हो रहे हैं मार्केट में। तो ये जो पुतिन का दुस्साहस है, जो यूरोप का बदलता राजनीतिक घटनाक्रम है, वो आपकी जेब तक आएगा और जरूर आएगा। और वो कब तक आएगा और आपकी जेब पर कितना गहरा असर करेगा, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए दुनिया के ताजा इतिहास में इस तरीके की घटनाएं कभी कभी होती हैं जब एक पूरा महाद्वीप थर्रा उठता है किसी देश की घटनाक्रम के कारण या किसी नेता के दुस्साहस के कारण। तो पूरी दुनिया वहीं खड़ी हुई है। इसलिए हमारा ये मनी सेंट्रल आज का मनी सेंट्रल यूक्रेन और रशिया सेंट्रल है। लेकिन उसके साथ कुछ और ज़रूरी खबरें भी हैं, और उन ज़रूरी खबरों के लिए हम वापस शुभम के पास चलते हैं और उसके बाद फिर हम वापस लौटेंगे। तब हम बात करेंगे रूस, यूक्रेन, तेल, शेयर बाजार और आपकी जेब की। बिल्कुल, बहुत सारे आयामों पर आज चर्चा होगी और ऑन द शो में देखते हैं इसके अलावा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो उन घर खरीदारों के लिए है जिनका सपना बहुत लंबे समय से अधूरा है। इसके बाद बात करेंगे IDBI बैंक पर, और फिर जैसा अंशुमान जी ने बताया विस्तृत चर्चा तमाम आयामों पर, रशिया और यूक्रेन पर। आपको भी अपना घर बुक किए अगर वर्षों हो गए और नहीं मिल पाया है आपका घर बिल्डर की किसी शिकायत की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आपको कान लगाकर सुनना चाहिए। देखिए देवेंद्र शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र दत्त पिछले 22 साल से दिल्ली NCR में रह रहे हैं। एक आम परिवार की तरह वे भी अपना आशियाना बसाना चाहते थे, तो इधर उधर से पैसे जुटाकर नरेंद्र ने 2011 में नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट बुक करा दिया। फ्लैट की कीमत थी 48 लाख। सो डाउन पेमेंट करने के बाद भी एक अच्छा खासा होम लोन लेना पड़ा। सपना था कि फटाफट अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और चैन की जिंदगी जिएंगे, लेकिन ये इंतजार आज तक पूरा नहीं हुआ। बिल्डर डिफॉल्ट कर गया और प्रोजेक्ट लटक गया। नरेंद्र होम लोन की EMI भी चुका रहे हैं और घर का रेंट भी। कर्ज का बोझ उनकी कमर तोड़ रहा है। घर न मिलने का दर्द आप उनकी आंखों में पढ़ सकते हैं। खैर, नरेंद्र जैसे हालात से देश के लाखों होम बायर्स जूझ रहे हैं। रेरा लागू होने के बावजूद होम बायर्स दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अब इन होम बायर्स को राहत दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि बैंकों के कर्ज के मुकाबले घर खरीदारों के हित ज्यादा बड़े हैं। यानी अगर कोई बिल्डर लोन नहीं चुका पाता और घर का पोजीशन नहीं दे पाता, तो ऐसे हालात में होम बायर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया से अगर टकराव के हालात बनते हैं तो रेरा के आदेश लागू होंगे, यानी ग्राहकों को बचाने को तरजीह दी जाएगी। देश में लाखों लोग अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। अदालतों में इन्हें लेकर मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में निर्देश दिए हैं। कोर्ट केंद्र सरकार से कह चुका है कि वो राज्यों के लागू किए गए रेरा कानून को देखें और तय करें कि राज्यों के रेरा कानून केंद्र के 2016 के एक्ट की तर्ज पर ही हों। सुप्रीम कोर्ट देश में एक जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लागू करने की बात भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और घरों की डिलीवरी में होने वाली देरी भी खत्म होगी। इतना ही नहीं, इससे रियल्टी सेक्टर में नई पूंजी आने का रास्ता भी खुलेगा, यानी निवेश के मौके पैदा होंगे। आंकड़े बताते हैं कि 20% से ज्यादा होम बायर्स को घर के पोजीशन के लिए तय डेडलाइन के मुकाबले 10 साल ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे बायर्स की तादाद 50% से ज्यादा है जिन्हें तय वक्त के मुकाबले 3 साल ज्यादा रुकना पड़ता है। रेरा आया तो देश के कोने कोने में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। ऐसी करीब 50,000 शिकायतें राज्यों के रेरा के पास दायर की जा चुकी हैं। इनमें से 42,000 का निपटारा भी हो चुका है। महाराष्ट्र, यूपी में सबसे ज्यादा शिकायतें हुई हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की एक रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में
देश में 6 लाख घरों के कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ था या देरी का शिकार था। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में फंसे हैं। यहाँ 1,30,000 खरीदार अपना घर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला नरेंद्र और उनके जैसे लाखों लोगों को घर की चाबी देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना काम आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार में रिवाइवल की कोई उम्मीद क्या बनती दिख रही है अब आपको? जो ये फैसला हमें समझना पड़ेगा कि ये इस तरीके का फैसला कि सल्यूशन क्या देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है, ऐसा होना चाहिए, रेरा के कानून लागू होने चाहिए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक दिल्ली एनसीआर के मामले में हस्तक्षेप किया था, एक मकान को बनवाने का आदेश दिया था, केंद्र सरकार की एक कंपनी को लगाया था। दुविधा दूसरी जगह है और जिसका समाधान सरकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सरकार को निकालना पड़ेगा। जो मकान फंसे हुए हैं, जहां बिल्डर डिफॉल्ट कर गया, बिल्डर की जगह वो पैसा कौन लगाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि उस बिल्डर के डिफॉल्ट का पैसा कौन लगाएगा, फिर वो बिल्डर बनाने की कॉस्ट कैसे कंप्लीट करेगा और कॉस्ट कंप्लीट करके लोगों को मकान कैसे बनेगा। ये कहीं भी किसी भी फैसले से नक्शा स्पष्ट नहीं होता हमारे सामने, क्योंकि वो उन मकानों में जो पैसा फंसा हुआ है, जो प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, जो बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का इंतजार पूरा नहीं होगा। रेरा इस मामले में कर क्या सकता है? रेरा किसी बिल्डर का इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता। रेरा किसी बैंक से ये गारंटी लेकर लोन के डिफॉल्ट को नहीं टलवा सकता। रेरा हमें और आपको जिनके मकान फंसे उनके मकान नहीं दिलवा सकता। ये सारे सुधार बाद के सुधार हैं। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आइडियल बिल्डर बायर एग्रीमेंट होने चाहिए। आगे आदर्श रूप से मकान लेने वालों के या कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा करना चाहिए। पर वो जो फंसे पड़े हुए लोग हैं, जिनके प्रोजेक्ट बंद हैं, इसीलिए जब हमने आम्रपाली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में पूरा घटनाक्रम देखा था, तो केंद्र सरकार के पास भी कोई रास्ता नहीं था इन फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को शुरू कराने का और बिल्डर्स के डिफॉल्ट होने का। कहीं ना कहीं शुभम किसी न किसी को एक बड़ा हिट लेना पड़ेगा इस पूरे में, तब ये फंसे हुए प्रोजेक्ट वापस आ पाएंगे। या तो बैंकर्स उसका हिट ले या बिल्डर उसका हिट ले या सरकार उसका हिट ले। और इसीलिए ये एक इस तरीके की गुत्थी है जो कभी सुलझ नहीं रही है। कभी इसका एक सिरा खींचकर रेरा ले जाता है, कभी एक सिरा उसका खींचकर सुप्रीम कोर्ट ले जाता है और वो और ज्यादा कसती चली जाती है। ये चुनौती रेरा केस के साथ है। और प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड यहीं से निकलना शुरू होगी जब ये पुरानी इन्वेंट्री बिकना शुरू होगी तभी नए लॉन्चेज होंगे। और जब तक नए लॉन्चेज होंगे, इन्वेंट्री बिकना शुरू होंगी, तब तक तो ब्याज दरें बढ़कर कहां पहुंच जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए। तो ये एक तरीके की टनल है जिसमें जाकर भारत का खासतौर से जो हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर है वो फंसा हुआ है। बिल्कुल। और ये बात अंशुमन जी ने बिल्कुल सही कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, रेरा जो कर रहा है वो आगे के लिए, लेकिन जब तक ये पिछली गंदगी साफ नहीं होगी, पिछला ये पूरा उलझा हुआ मांझा नहीं सुलझेगा, तब तक ये चीज़ें बहुत लाइन पर, पटरी पर नहीं आएंगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एलआईसी के आईपीओ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आईडीबीआई बैंक का क्या होगा इस पर अभी धुंध साफ नहीं है। सरकार इसको बेचने का ऐलान कर चुकी है और एलआईसी चेयरमैन का सर ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पूरी हिस्सेदारी बेचने के पक्ष में वो नहीं है। उनका मानना है कि इसमें से कुछ हिस्सेदारी हम रखेंगे और एलआईसी हाउसिंग का जो बैंक है इसको बनाएंगे। क्या दिखता है आपको आईडीबीआई बैंक का भविष्य? अगर आप एलआईसी का डीएचआरपी पढ़ें या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ें, जिस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी मनी सेंट्रल में, तो उसमें एक दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखती हैं। हालांकि अभी आईडीबीआई बैंक को लेकर पॉलिसी मेकर्स के मेकिंग के लेवल के ऊपर कन्फ्यूजन है, स्पष्टता नहीं है। हमने अब ये सरकार की तरफ से एक बयान सुना था शुभम की अगले महीने अप्रैल में इसकी 26% स्टेक बेचने की तैयारी की जाएगी। ये भी था कि सरकार इसे पूरी तरह बेच देना चाहती है। दूसरी तरफ एलआईसी का कहना यह है कि उसे बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। एक चीज़ इसमें बड़ी स्पष्ट है, यहाँ से अगर हम बात समझने की कोशिश करें या आईडीबीआई बैंक की गुत्थी को खोलने की कोशिश करें कि एलआईसी ने अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि वो और पूंजी आईडीबीआई बैंक में अब डालना नहीं चाहती। उसने जब 2019 में ये बैंक बुरी हालत में था और उसे सौंपा गया था, तो उसने करीब 4,700 करोड़ रुपए, 4,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बैंक में किया था। बड़ा बैंक है, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एसेट्स हैं। तो अब एलआईसी आईडीबीआई बैंक को चलाने की स्थिति में नहीं है, इसमें पूंजी डालने की स्थिति में नहीं है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं से इसमें पूंजी लानी पड़ेगी। जो आंकड़े हमारे पास है उस हिसाब से एलआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक में एलआईसी और सरकार की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 90% है।
अब यहां से ये एक पजल शुरू होती है कि क्या इस बैंक में 26% के विनिवेश में LIC की हिस्सेदारी कम की जाएगी या सरकार की हिस्सेदारी कम होगी या दोनों अपनी अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर LIC ये चाहती है कि इसे LIC हाउसिंग फाइनेंस का बैंक बनाकर रखा जाए तो भी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी पूंजी कौन डालेगा इसके अंदर, ये दो सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप LIC के प्रॉस्पेक्टस के नजरिए से देखें तो IDBI का विनिवेश मुझे लगता है कुछ सीमा तक तय लग रहा है और अप्रैल मई तक सरकार कुछ ना कुछ इसकी हिस्सेदारी बेचेगी जिससे कि उसको LIC के बैलेंस शीट पर जो बर्डन है उससे अलग कर दिया जाए। पर क्या पूंजी कौन डालेगा ये देखने की बात होगी। और दूसरा ये कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का जो एक बड़ा हिस्सा पीछे और रखा हुआ है वो कैसे इसमें फिट होगा ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हमें आज आगे पता चलेगा। लेकिन IDBI बैंक को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह नियामक, रेगुलेटर, LIC इनके बीच में साफ नहीं है कि हमें इसका करना क्या है और इसे कैसे आगे ले जाना है। सर, एक IDBI बैंक की ही रोशनी में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि DFIs आखिर भारत में सफल क्यों नहीं होते हैं? अगर हम देखें DFIs की कहानी है वो आगे जाके बैंक की हो जाते हैं, तो जो DFI मॉडल है क्या ये भारत के लिए सही नहीं है? नहीं, DFI मॉडल सही था। हुआ क्या था ना शुभ कि 90s तक DFI भारत में बनाए गए थे, जब 90 के दशक तक तो जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे, हमने 70 के 80 के दशक में सिडबी, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बैंक, हुडको जैसे ये से DFI देखे थे। 90 में जब रिजर्व बैंक के सुधार हुए तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको सस्ती कैपिटल मिलने की संभावना खत्म कर दी गई और इन्हें आमतौर पर एट पार खड़ा कर दिया गया बैंकों के। जैसे बैंक कर्ज देते थे वैसे ही डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर्ज देते थे। तो पहले ये जो कर्ज देते थे और इन्हीं की तर्ज पर राज्यों में तो बहुत बड़ी DFIs की एक सीरीज है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर बड़े राज्य का एक अपना औद्योगिक विकास निगम है, औद्योगिक प्रोत्साहन निगम है। तो जब इन्हें सस्ता क्रेडिट मिलना बंद हो गया तो ये मार्केट में जो फाइनेंसिंग का कंपटीशन था उसमें पिछड़ने लगे और फिर हमने देखा कि ICICI और IDBI जो कि एक्चुअली DFIs थे उन्हें बाद में फुल फ्लेजेड बैंक में बदल दिया गया, उन्हें की बैंक में कन्वर्ट किया गया। IDBI में वहीं से निकली हुई एक चीज़ है जो कभी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर खड़ा किया गया था और अब उसे बैंक में खड़ा कर दिया गया। अब चुनौती यहाँ पर यह है कि आप क्रेडिट बांटने वाली कितनी विंडोज क्रिएट करेंगे और उनके बीच में अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वही उसी रेट पर क्रेडिट आपको प्राइवेट बैंक दे रहा है, उसी रेट पर क्रेडिट आपको सरकारी बैंक दे रहा है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सस्ता क्रेडिट देंगे तो बाजार से सस्ता क्रेडिट कैसे लेंगे? उनको रेपो रेट से तो कम रेट में क्रेडिट मिलेगा नहीं, सरकार के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड रेट से कम पे तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमने DFI का पूरा ढांचा भारत में नए सिरे से बदलता देखा और ये जो बड़े बड़े DFI खड़े थे उन्हें बाद में बैंकों में बदल दिया गया। उसमें एक तजुर्बा अच्छा रहा ICICI बैंक का, दूसरा तजुर्बा खराब रहा जो IDBI बैंक का था और IDBI बैंक क्राइसिस में था। ये इसका परिदृश्य है। चलिए अब रुख करते हैं रशिया सेंट्रल, यूक्रेन सेंट्रल की ओर। कोरोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर जो सबसे बड़ा संकट बनकर उभरी है वो खबर है रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। ताजा घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम अंशुमान जी से एक एक कर सारे आयामों पर चर्चा करेंगे। तो ताजा घटनाक्रम यह है कि रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को इंडिपेंडेंट देश घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और माना है, उसने कहा है कि हम इनको 2 देश मानते हैं। ये विवाद आप कह लीजिए या तनाव कह लीजिए, ये माना जा रहा है कि इस खबर के बाद ये तेजी से बढ़ेगा और शायद इसी वजह से जो ब्रेंट क्रूड था वो इस खबर के बाद $98 पहुंच गया। सर, अब ये तय है कि विवाद, एक तनाव जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप घुस रहे हैं सीधे सीधे, आज आप जश्न मनाने की बात कर रहे हैं अपने देश में, क्या प्रतिबंध आ सकते हैं? क्योंकि अब प्रतिबंध आना लगभग तय है। हमें उम्मीद है कि आज रात तक भारत के समय के अनुसार अगर आप देखें 11-12 बजे तक ये प्रतिबंध आ जाएंगे। किस तरीके के ये प्रतिबंध हो सकते हैं सर? हाँ शुभम, ये इसे हमें और विस्तार से, इसलिए हमने आज मनी सेंट्रल को रशिया यूक्रेन सेंट्रल रखा है और हम इसे पूरी तरह खोलकर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आपके जीवन पर इस पूरे तनाव और घटनाक्रम का क्या असर पड़ता है। प्रतिबंध रशिया पर लगाए जाएंगे, ये तय है। ये कहा जा रहा है कि वो मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि अभी तक लगे हुए सारे प्रतिबंधों में सबसे बड़े प्रतिबंध हो सकते हैं। पर ऐसा क्यों है? हम थोड़ा, चूंकि दुनिया की राजनीति और कूटनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हम थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए कूटनीति के रास्ते से होते हुए यहां प्रवेश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यह बात 2014-17 के आसपास की है, जब रशिया ने जॉर्जिया और क्रीमिया का एक्सेशन किया था, उसके हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पुतिन को अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि वो एक किस्म के विस्तारवादी नेता हैं
एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी जोखिम को लेकर यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसके जो पुराने तजुर्बे हैं यूरोप के पास वो बहुत ही भयानक और भयावह हैं। और यहाँ बार बार लोगों के दिमाग में, यूरोप के लोगों के दिमाग में पुतिन की वो स्पीच 3-4 साल पहले की वो स्पीच घूम रही है जिसमें उन्होंने नव रशिया का कॉन्सेप्ट दिया था, नए रूस का कॉन्सेप्ट दिया था कि वो जो पुराना रूस था जिसके हिस्से के तौर पर यूक्रेन और बाकी देशों के हिस्से थे उन्हें वापस बनाकर हम पुराना रशिया इस्टेब्लिश करेंगे। अभी म्यूनिख में अभी जब दुनिया के देशों की भी चर्चा शुरू हुई तो यूएस फॉरेन रिलेशंस के चेयरमैन बॉब मेंडेज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और उन्होंने 1938 का हवाला दिया। और वो 1938 का हवाला पुतिन के संदर्भ में क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1938 में वार टालने के लिए, युद्ध टालने के लिए, क्योंकि पहले विश्व युद्ध की विभीषिका लोगों के दिमाग में थी, उसकी छाया दिमाग में थी, यूरोप ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेन एरिया का कुछ हिस्सा दे दिया था कि हिटलर शांत हो जाए और आगे वार ना हो, और हिटलर ने उसे सुडेटेन लैंड के नाम से घोषित किया था। और यूरोप को लगा कि हिटलर अपनी इस विस्तारवादी नीति के बाद रुक जाएंगे और दोबारा युद्ध नहीं होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का वो हिस्सा मिला और फिर हिटलर फैलकर कहाँ तक पहुँचे और दुनिया में क्या हुआ, ये इसका इतिहास है। म्यूनिख की चर्चाओं में और बाकी चर्चाओं में इसका संदर्भ बार बार आया है कि पुतिन लगभग वैसा ही कर रहे हैं। 2008 में वो जॉर्जिया में नहीं रुके, 2014 में वो क्रीमिया में नहीं रुके। तो यहाँ यूरोप अब एक यूरोप और दुनिया के देश एक बहुत बड़ी दुविधा के बीच खड़े हैं। उन्हें पता है कि प्रतिबंधों का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी उतना होगा। रूस पर प्रतिबंधों की छुरी अगर रूस को काटेगी तो दूसरे धार से वो अमेरिका के लोगों की जेब भी काटेगी, भारत के लोगों की जेब भी काटेगी, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को भी काटेगी। लेकिन अब ये एक किस्म की ऑप्शंस चॉइस है। पुतिन को विस्तारवादी नीतियों में आगे बढ़ने दिया जाए और यूरोप में एक नया विस्तारवादी नेतृत्व तो खड़े होने दिया जाए, या उसकी इकोनॉमिक कीमत चुकाई जाए। तो आज जब तक आप शाम को इसे देख रहे होंगे या कल सुबह तक देख रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल यूरोप और नाटो ने चुना क्या है इस दुविधा के बीच में। क्या वो पुतिन को पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी या पुतिन को आगे बढ़ने देगी। जिन प्रतिबंधों पर बात चल रही है उसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है शुभम, की रूस के लिए प्रतिबंध नए नहीं है। कोल्ड वार के दौर से रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस का सामना करने वाला, सैंक्शंस के साथ जीने वाले देशों में रूस है। तो रूस की अर्थव्यवस्था इसी लिहाज से माना जाता है कि कई किस्म से इंडिपेंडेंट और दुनिया से अलग भी है, क्योंकि वो इतने प्रतिबंधों के बीच चलते रहे। जो चल रहा है, जो चर्चाएं हमारे पास सुबह से हम लगातार इसको समझने की, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। जो 2014 और 17 के प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों में अमेरिका और यूरोप ने रूस में स्पेसिफिक टारगेटेड प्रतिबंध किए थे, कंपनियों पर लगाए थे, खासतौर से जो पुतिन के सहयोगी क्रोनी कैपिटलिस्ट थे, जो उनकी सहयोगी कंपनियां थी। पुतिन ने क्लेप्टोक्रेसी का एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया है रशिया में, जिसमें उनके खास लोगों के पास सारे उद्योग हैं, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा प्रतिबंध आ सकता है वो स्विफ्ट से उनकी रशिया को बाहर किया जा सकता है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है जिसमें दुनिया भर के बैंक आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के फंड्स का ट्रांसफर करते हैं। यह प्रतिबंध पिछले 3 महीने 4 महीने से चर्चा में है और शायद इसकी घोषणा की जा सकती है, और इसका बड़ा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। इसका सबूत यह है शुभम कि ईरान पर इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया था, और ईरान को इस प्रतिबंध में लगाकर स्विफ्ट के दायरे से बाहर किया गया था, और उसका करीब करीब 1/3 फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया था। उसकी वजह यह कि जब आप दुनिया के बैंकों के क्लियरिंग नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं तो आप पेमेंट्स कैसे करेंगे, पेमेंट्स कैसे लेंगे, आप अपने फंड्स का ट्रांसफर एक देश से दूसरे देश में कैसे करेंगे, और इसलिए ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। जो आकलन मिल रहे हैं IMF या बाकी लोगों के, कि अगर ये मेजर आता है तो रशिया के जीडीपी में करीब 5% का लॉस हो सकता है स्विफ्ट से बाहर होने का। स्विफ्ट EU के ज्यूरिडिक्शन में आता है, और हो सकता है अमेरिका और नाटो मिलकर इस बात की घोषणा करें कि रूस के बैंक अब अलग थलग कर दिए जाएंगे दुनिया के फाइनेंशियल नेटवर्क से। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध आ सकता है वो ये कि बहुत सारी की टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनसे जुड़े हुए जो भी कामकाज हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे कि रूस की फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर हिट आए और उसे बंद किया जाए।
तीसरा मेजर जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि रूस की जो परियोजनाएं यूरोप के साथ चल रही हैं, खासतौर से नॉर्ड स्ट्रीम जैसी गैस परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां से उन्हें फंड मिलने की संभावना है। ये 3 बड़े प्रतिबंधों की संभावना है। इसके अलावा जो पुराने प्रतिबंध हैं वो चलते रहेंगे और शायद रूस ने इसके लिए तैयारी भी कहीं ना कहीं कर रखी होगी। सर, आपने अभी कहा कि प्रतिबंध पहले भी लगते रहे हैं और ये जो तीनों प्रतिबंध हैं निश्चित तौर पर ये इकोनॉमी को दोवर करने की ताकत रखते हैं अगर ये पूरी तरीके से अमल में ला दिए जाएं। जो पहले प्रतिबंध लगे उनका इतिहास कैसा रहा है रूस के लिए? अगर, क्योंकि जैसा आपने बताया ना 14 में लगे, 17 में लगे, वो तो लगे हुए थे, तो उनसे क्या वाकई कोई बहुत बड़ा असर पड़ा था? शुरुआत में रशिया पे असर पड़ा था। जब 2014 में, मैं याद है, जब प्रतिबंध लगाए गए थे तो रूबल में बहुत तेज गिरावट आई थी, रूबल डिवैल्यू हुआ था। उसमें यह कहना मुश्किल है कि 2014 के बाद रूस की अर्थव्यवस्था में जो हुआ उसका वो केवल प्रतिबंध का असर था या दुनिया की तेल की कीमतों में जो गिरावट आई थी उसका भी असर था, क्योंकि रूस एक एनर्जी इकोनॉमी है और उसकी निर्भरता तेल पर है। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी, एक तो रूस पर प्रतिबंध आए थे और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में गिरावट आई थी। तो रूस को काफ़ी झटका लगा था और उसके बाद दुनिया की जीडीपी में रूस का हिस्सा श्रिंक भी हुआ था। लेकिन उसके बाद के साल के वर्षों में रूस ने अपने आप को उस व्यवस्था से रिकवर करना को शुरू किया। अब ये कहना मुश्किल है, प्रतिबंधों को लेकर शुभम बड़ी दिलचस्प बहस दुनिया में चलती है। मैं कुछ अध्ययन पढ़ रहा था कल रात में, तो उन अध्ययनों में पता चला कि दुनिया में करीब 37% प्रतिबंध ऐसे हैं जो पार्शियली सक्सेसफुल होते हैं। समस्या ये है कि रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर पश्चिम ने अभी तक कभी ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए। रूस के पश्चिम के जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो ईरान, इराक, वेनेजुएला जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर है, जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं। दूसरा, उनकी दुनिया पर निर्भरता कम है बजाय रूस पर दुनिया की निर्भरता के। तीसरी चीज ये कि रूस का जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल इकोनॉमी से, उसमें रूस का इंपोर्ट कम है यूरोप से और एक्सपोर्ट ज्यादा है। ये तीसरी चीज प्रतिबंधों की, और इसलिए रूस पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा असर नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप रूस के आंकड़ों को 2014 के बाद देखें तो आपको दिखाई देगा, हाँ, रूस में विदेशी निवेश में बहुत तेज गिरावट आई प्रतिबंधों के बाद। जो एफडीआई आने वाला था वो बहुत तेजी से गिरा रूस में, और रूस का जो फॉरेन डेट था वो तेजी से गिरा। रूस में बाहरी कंपनियों का निवेश कम हुआ, रूस का ग्लोबल एक्सपोजर कम हुआ। ये एक पहलू है। रूस का जीडीपी श्रिंक हुआ इन प्रतिबंधों के असर से। खासतौर से उन कंपनियों पर ज्यादा असर पड़ा जिन पर टारगेट किया गया था व्हाइट हाउस और नाटो की तरफ से, जो कि खास कंपनियां थी पुतिन के क्रोनीज की। लेकिन दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था में तेल इतना महत्वपूर्ण था कि उसने वो नुकसान पूरा कर दिया, और रूस का फॉरेक्स रिजर्व, रूस का गोल्ड रिजर्व, ये सब बेहतर परिस्थिति में बना रहा। तो रूस के साथ सैंक्शंस का इतिहास थोड़ा सा मिला जुला है, और यही वजह है कि अमेरिका और नाटो को पिछले 5-6 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से ये तय करने में मुश्किल आ रही कि रूस की आर्थिक नब्ज आखिर दबाई कैसे जाए, उसे कहां से आर्थिक रूप से ऐसे चोक किया जाए जिससे कि वो ये जो आक्रामकता है इसे वो रोक सके। बिल्कुल। अजय सर, रूस भी इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड का, उसने भी तो कुछ तैयारी की होगी सबसे पहले। क्या रूस की अपनी तैयारी कैसी थी? ये सबसे दिलचस्प बात है क्योंकि 2014 से प्रतिबंध हैं रूस पर सीमित रूप से। अच्छा, इससे पहले भी रूस पर सीमित प्रतिबंध थे, और यही बताता है कि पुतिन 2004-5 से लगातार कैसे एक खास किस्म की तैयारी कर रहे थे पूरे ईस्टर्न यूरोप में, और यूरोप में अपने आप को विस्तारवादी नेता के तौर पर तैयार करने में। इस पर हमारे पास आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन अगर आप उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करें 2004-5 से, कैसे रशिया चलता रहा, रशिया में कैसे एक अधिकारवादी ऑथोरिटेरियन रिजीम ग्रो हुई और क्या उसकी तैयारी थी, उससे डॉट्स जोड़कर आपको समझ में आ जाएंगे। पर क्या हुआ कि जब पिछली बार प्रतिबंध लगे 6-7 साल पहले, और रूस की इकोनॉमी पर को एकदम शॉक लगा, रूबल का डिवैल्यूएशन हुआ, एफडीआई रुका, तो रूस ने अपना तेल का उत्पादन बढ़ाया, और परोक्ष रूप से बाद में वेनेजुएला, इराक पर जो प्रतिबंध लगे उससे रूस को फायदा ही हुआ, क्योंकि रूस के तेल की डिमांड बढ़ी। रूस ने करीब $40 से ऊपर तेल की कीमतों को रोकने की पूरी कोशिश की, और सफलतापूर्वक 60 के ऊपर बनाए रखा पूरी दुनिया में, क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और उसकी तेल बाजार में बड़ी धमक है। इसलिए दुनिया में तेल की कीमतें फिर उसके बाद नीचे नहीं गई। रूस ने उन कीमतों को बनाए रखा, और उसका लाभ रूस को अपने सॉवरेन वेल्थ फंड को बनाने में मिला। तो रूस का करंट अकाउंट इस समय करीब 2.4% के सरप्लस में है जीडीपी के, और यह महत्वपूर्ण बात है कि सैंक्शंस के बाद रशिया की इकोनॉमी में करंट अकाउंट सरप्लस में है, और उसकी देन एक ही चीज है, तेल और गैस के ऊपर। इसके अलावा रूस में रूबल ऊपर नीचे, इसीलिए जब भी तेल की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं तो सबसे तेज रिएक्ट करने वाली करेंसी रूबल होती है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर केंद्रित हो गई है।
इसके अलावा रूस ने करीब करीब $600 बिलियन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व क्रिएट किया है, तैयार किया इसी के जरिए, जो कि करंट डॉलर फिगर्स में जीडीपी का 40% है रूस के जीडीपी का। तो $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व तैयार किया है। यूरो एरिया में जो रूस की सेंट्रल बैंक होल्डिंग है वो करीब 1200 बिलियन के आसपास है, 9% ऑफ द जीडीपी के आसपास है, जबकि 40% के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व रूस के पास है। तो अगर आप ये कहें रूस का गोल्डन रिजर्व देखें, गोल्ड रिजर्व देखें तो लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ता रहा है, रूस ने उसको उस गोल्ड रिजर्व को तैयार किया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि रशिया ने अपने फॉरेन रिजर्व्स का स्ट्रक्चर चेंज किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया की इकोनॉमी इन प्रतिबंधों से पहले जो रशिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो डॉलराइज्ड था, जैसे दुनिया के हर देश के विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में होते, पर रूस ने उसे शिफ्ट करके यूरो की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, यानी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम की है। और फिर भी अभी भी रशिया का एक्सटर्नल डेट ठीक ठाक मात्रा में है, लगभग जो हमारे पास आंकड़े मिल हैं, लेकिन रशिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करने के साथ जीडीपी की तुलना में अपना एक्सटर्नल डेट घटाकर 32% किया है। तो अगर आप कुल मिलाकर रूस की अर्थव्यवस्था में पुतिन की तैयारियां देखें तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पुतिन की एनर्जी, और जिस एनर्जी के कारण पूरी दुनिया में इतनी दुविधा है। जब हमने पिछली बार मनी सेंट्रल पर चर्चा की थी तो हमने कहा था ना कि कैसे यूरोप कांप उठा है इससे, वहां रशिया की तैयारियां काफी मजबूत दिखती हैं, सामरिक तैयारियों के अलावा भी। तो ऐसा लगता है कि पुतिन ये सब सोचकर तैयार थे कि वो एक लंबी शीत सर्दी के लिए अपने देश को तैयार कर रहे थे, और वो क्रमशः वो तैयारी यहां तक निकल कर आई कि कल रात में उन्होंने 2 हिस्सों को स्वतंत्र स्वाधीन देश घोषित किया और उनमें अपनी शांति सेना उतार दी। तो अगर रूस की तैयारियां देखें तो रूस की तैयारियां अब उनकी क्षमताओं के हिसाब से कमजोर नहीं लगती। हालांकि प्रतिबंधों के नुकसान भी उन्हें उठाने पड़ेंगे, लेकिन तैयारी रूस के पास है। आर्थिक रूप से ऐसा दिखता है। ठीक है सर, अब सबसे जरूरी सवाल कि अगर मान लीजिए प्रतिबंध लग गए तो दुनिया के बाजारों पर, या कहिए कि हम भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से बाजार सबसे ज़्यादा हिट होंगे? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो आज सुबह जैसे साइकिल स्टैंड पर साइकिल गिरती है ना, एक के बाद गिरती चली जाती है, तो यूरोप से और भारत तक सब ऐसे ही गिर रहे हैं बाजार। तो और हम पर या यूरोप पर, अमेरिका पर और किस तरीके के असर हम देखने को हमें मिल सकते हैं? अब यही वो दुविधा खड़ी होती है जिस पर अमेरिका या नाटो को ये समझना होगा कि रूस पर प्रतिबंध किसी छोटी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध नहीं है, और ये ऐसी दुधारी तलवार है जो काटेगी दोनों तरफ। रूस हमने बताया दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप की अर्थव्यवस्था में गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, करीब 6% के आसपास गैस की सप्लाई वहां से आती है, और इसीलिए जर्मनी और फ्रांस और नाटो के देश इतने सहमे हुए हैं कि वो रूस को जस्ट अनदर कंट्री के तौर पर नहीं ले सकते। तो प्रतिबंध जहां आएंगे वो प्रतिबंध रूस की वित्तीय घेराबंदी के लिए तो हो सकते हैं, जिसमें रूस को बैंकिंग सिस्टम से काट दिया जाए, एफडीआई वहां रुक चुका है, बाकी चीजों से काट दिया जाए, लेकिन शायद रूस की एनर्जी सप्लाईज को सीधे हिट नहीं करेंगे। और अगर उसको सीधे हिट करेंगे तो जैसे हमने शुरुआत में कहा शुभम कि ये एक ऐसी हब्सन्स चॉइस है कि अगर वो हिट करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100-125 से नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि दुनिया में किसी के पास इतनी क्षमता नहीं कि रूस पर के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद उतना तेल बाजार में डाल दिया जाए। हमने तो छोड़ा वेनेजुएला पर और इराक पर प्रतिबंध देखा, और दुनिया में तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंचते देखी, तो रूस तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरी चीज ये कि बाकी रूस से दुनिया की अर्थव्यवस्था को उतना मतलब नहीं है, दुनिया की जीडीपी में 1.5% का असर है। 2 और धातुएं हैं, एल्युमिनियम और निकेल, इन पर इनकी कीमतों में भी काफी तेजी आ सकती है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि रूस की निर्भरता इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसलिए अगर हम भारत की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो भारत की जान जिस दरार में या जिस क्राइसिस में अटकी वो तेल की कीमतें, और वो तेल की कीमतें रूस पर प्रतिबंधों के बाद उबलती रहेंगी, खौलती रहेंगी। अगर रूस के तेल की आपूर्ति पर रोक लगाई जाती है तब तो बहुत ही ज्यादा है, और नहीं भी लगाई जाती है तब भी रूस इसका इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए करेगा, क्योंकि रूस के पास एक बड़ी ताकत है एनर्जी के तौर पर, गैस के तौर पर, जिसका वो इस्तेमाल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ाए रखने के लिए दुनिया के देशों को करेंगे। इसलिए हमारे लिए पिछले 2-4 दशकों का ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है, जहां हम दुनिया के देशों को एक ऐसे कंट्री से उलझते देख रहे हैं जो देश दुनिया की एनर्जी इकोनॉमी का राजा है, जो एनर्जी इकोनॉमी पर उस जमाने से बैठा हुआ है जब दुनिया में पहला तेल कुआं बनना शुरू हुआ था, तब उस इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह देखना जरूरी होगा कि क्या रूस की अगर एनर्जी सप्लाई बनी रही तो इसका मतलब है कि फिर यूरोप के देश धीमे धीमे चीज़ों को किनारे करके और शांतिपूर्ण ढंग से इसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। हमारे आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण खबर यह है कि भारत में वैसे ही
100 रुपए पेट्रोल लीटर डीजल के की आसपास कीमत है। और अब चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर कितनी कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कितनी कीमत बढ़ेगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा असर, जो अंतिम असर है, वो ये शुभम कि पुतिन दुनिया पर जानलेवा महंगाई थोपेंगे। और वो जानलेवा महंगाई पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर एल्युमिनियम निकल की कीमतों से लेकर और शेयर बाजारों तक जाएगी। इसलिए महामारी और महामंदी के बाद बहुत जटिल परिस्थिति है, जहां पहले ही दुनिया के देश ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई थामने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह डर था, ये बस उन्हें इसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया की एनर्जी प्राइसेस इतनी तेजी से फ्लेयर अप हो जाएंगे डिमांड बढ़ने के बीच में। यहाँ व्हाइट हाउस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के नेताओं की सबसे बड़ी दुविधा स्थित है। बिल्कुल, यानी कि महामारी, महामंदी के बाद अब महामहंगाई के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी अपडेट होता जाएगा, मैं निश्चित तौर पर हर प्रोग्राम में अंशुमान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो भी कुछ घटे हम मनी सेंट्रल में अपडेट जरूर दें और आप बताते रहें ऐसे ही इंसाइट, ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंसाइट हमारे लिए। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कल फिर मिलूंगा आपसे 9 बजे मनी सेंट्रल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। यही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।